अभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लो। वेज ए एंड बी आर हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय द एप्लीकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स पी एज शोन। फाइंड द मिनिमम फोर्स पी रिक्वायर्ड टू डू सो। टेक म्यू इज इक्वल टू 0.2 बिटवीन द वेजेस, म्यू इज इक्वल टू 0.25 बिटवीन द वेज बी एंड वॉल, एंड म्यू इज इक्वल टू 0.3 बिटवीन द वेज ए एंड द फ्लोर। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। वेज ए एंड बी आर हेल्ड इन इक्विलिब्रियम बाय द एप्लीकेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स पी एज शोन। ठीक है, इसके लिए जो डायग्राम होगा वो डायग्राम मैंने यहाँ पर दूसरे पेज पे बनाया हुआ है। इस डायग्राम के अंदर क्या दिख रहा है, वेज ए और बी जो है वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में। ठीक है, बाय द एप्लीकेशन ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल फोर्स पी। हमें क्या करना होगा, ये जो पी जो फोर्स रहेगा उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ताकि ये जो वेज ए और वेज बी इसी पोजीशन में रहे, उनके बीच में मूवमेंट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर मूवमेंट हो सकती है। क्या हो सकती है, वेज भी इस तरीके से जिस तरीके से रखा हुआ है उसके वजह से उस तरीके से वो नीचे आने की कोशिश करेगा, वॉल के साथ अटैच में है ना ये वेज भी, तो वो नीचे आने की कोशिश करेगा। लेकिन हमें ये पी फोर्स इस तरीके से फाइंड आउट करना है जो कि वेज बी को नीचे नहीं आने देगा, साथ साथ में वेज ए को भी पीछे नहीं आने देगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना होगा, इसका फर्दर सॉल्यूशन निकालना है तो। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम निकालते वक्त पहले किसका फ्री बॉडी डायग्राम निकालना होगा ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त ऐसा वेज या फिर ऐसा ब्लॉक या फिर ऐसा बॉडी हमें सिलेक्ट करना होता है शुरुआत में जिसके ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स कम आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वेज ए के ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स कितने आते हैं ये समझ लेते हैं। वेज ए के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा ग्राउंड से। ठीक है, जिसको हम लोग मतलब N1 N2 या फिर N3 इस तरीके से नेमिंग कर सकते हैं। नॉर्मल रिएक्शन के साथ ही रिलेशन में होता है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एन। ठीक है, यानी कि म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एन नॉर्मल रिएक्शन। तो ये एफ भी अननोन ही रहेगा, लेकिन जो फ्रिक्शन फोर्स अननोन रहेगा उसको हम लोग इग्नोर कर लेते हैं फिलहाल स्टार्टिंग में। सिर्फ नंबर ऑफ अननोन्स जानते वक्त नॉर्मल रिएक्शन को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो वेज ए के ऊपर ये नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, एक पहला अननोन जो कि ग्राउंड से आ रहा है, और दूसरा अननोन कौन सा रहेगा, वेज बी से आया हुआ एक नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहा, वेज ए के ऊपर वेज बी से आया हुआ एक नॉर्मल रिएक्शन रहेगा यहाँ पर इन दोनों वेजेस के कांटेक्ट के बीच में। ठीक है, और एक ग्राउंड से आया हुआ नॉर्मल, और ये दोनों सरफेस दोनों जो वेजेस है जहाँ पर उनके सरफेस कांटेक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर एक नॉर्मल रहेगा वेज ए के ऊपर। ठीक है, और ये पी इज द अननोन फोर्स। तो वेज ए के ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो वेज बी के ऊपर देख लेते हैं नंबर ऑफ अननोन्स कितने होते हैं। वेज बी के ऊपर नंबर ऑफ अननोन्स आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा वॉल से और एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा वेज ए से। क्या कहा, वेज बी के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन कहाँ से आएगा, वेज ए से आएगा, उनके कांटेक्ट के बीच में से। और यहाँ पर एक वॉल से आएगा नॉर्मल रिएक्शन वेज बी के ऊपर। तो वेज बी के ऊपर कितने नंबर ऑफ अननोन्स हो जाते हैं, यहाँ पर 2 हो जाते हैं। तो इसका मतलब नंबर ऑफ अननोन्स वेज बी के ऊपर कम है एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ अननोन्स फॉर द वेज ए। तो हमें क्या करना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर वेज बी से शुरुआत करनी होगी। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन को तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो इसका एग्जाम में भी आंसर करते वक्त सबसे पहले क्या करना चाहिए, गिवन डेटा लिख देना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी इसका आंसर लिखते वक्त पहले लिख दिया था। ठीक है, टाइम बचाने के लिए। तो देखो यहाँ पर गिवन डेटा मैंने पीछे लिखा हुआ है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ था, वेट ए, ये WA लिखा हुआ है, यानी कि वेट फॉर वेज ए 800 न्यूटन, वेट फॉर वेज बी लिखा हुआ है 400 न्यूटन, और म्यू1 मेंशन किया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वेजेस 0.2, म्यू2 0.25, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन वेज बी एंड वॉल। सिमिलरली म्यू3 0.3 लिखा हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वेज ए एंड द फ्लोर। ठीक है, तो देखो इतना डिसाइड हो चुका था कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम फॉर वेज बी बना लेना है, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त स्केल और ये पेंसिल्स की यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्री हैंड से भी हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो भी चलेगा, लेकिन सिर्फ डायग्राम कैसे अप्रोप्रिएट होना चाहिए, थोड़ा सा प्रॉपर दिखना चाहिए। डायग्राम के ऊपर लिए हुए नॉर्मल्स लगभग परपेंडिकुलर दिखने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम लोग कर देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम फॉर वेज बी का वाला काम। यहाँ पर वेज बी का शेप मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। देखो ये वाला वेज बी का कॉन्टैक्ट सरफेस किसके साथ था, वॉल के साथ अटैच था, तो वहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन आने वाला है। ये नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग नेमिंग करेंगे N2, और ये जो भी नॉर्मल रिएक्शन का जो भी फोर्स रहेगा वो हमेशा टूवर्ड द सरफेस ही एक्ट करेगा। ठीक है, इसको हम लोग नेमिंग कर देते हैं, ये N2 लिख देते हैं। नॉर्मल रिएक्शन N से रिप्रेजेंट होता है, लेकिन उसको मैंने 2 भी सरफेस की पोजीशन में लिख दिया। ठीक है, अभी देखो सेल्फ वेट की वजह से वेज बी नीचे आने की कोशिश करेगा। क्या कहा, सेल्फ वेट की वजह से वेज भी नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर वेज भी नीचे आने की कोशिश करे तो उसका फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में दिखाना चाहिए, हम लोगों ने ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऊपर की तरफ हम लोगों ने ये फ्रिक्शन फोर्स ड्रॉ कर दिया, जिसको हम लोग मेंशन करेंगे F2 से। अगर नॉर्मल रिएक्शन N2 लिया है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, F2 होगा, और F2 इक्वल टू क्या लिखना होगा, हमें म्यू N2 लिखना होगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा।
लेकिन अपने पास 3 म्यू थे, 3 म्यू की वैल्यू थी। तीनों में से कौन सा यूज़ करना होगा देख लो यहाँ पर, म्यू टू यूज़ करना होगा, क्योंकि म्यू टू क्या लिखा हुआ था, बिटवीन द वेज बी एंड द वॉल लिखा हुआ था। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, म्यू टू लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये म्यू टू लिख दिया। तो F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू टू N2। ये जो स्लैंट सरफेस था वेज बी का, उसके ऊपर भी एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे दिखाना चाहिए, टू परपेंडिकुलर दिखाना चाहिए और उसका डायरेक्शन टूवर्ड दैट सरफेस दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसको हम लोग नेमिंग कर देंगे N1 से। किससे, नेमिंग N1 से। तो ये N1 नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये N2 नॉर्मल रिएक्शन हो गया। नॉर्मल रिएक्शन को हम साथ ही हम परपेंडिकुलर हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स रहेगा। देख लो भी यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। वेज बी के ये वाले पार्ट पे फ्रिक्शन हो रहा है ड्यू टू वॉल, तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स इतना हमें पता चल रहा है कि ऊपर की तरफ जाएगा। इस सरफेस के अपोजिट साइड में, क्या कहा, इस सरफेस के अपोजिट साइड में यहाँ पर एक वेज बी का एक इंक्लाइंड पार्ट है, वहाँ पर भी एक फ्रिक्शन हो रहा है ड्यू टू वेज ए। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ हो रहा है तो उसके अपोजिट वाले फेस पे भी फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ ही जाएगा। इतना समझ लिया आप लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त ये बहुत ही काम में आएगा, ताकि आपका फ्री बॉडी डायग्राम सही हो जाएगा। ठीक है, क्या पॉइंट बताया हुआ है मैंने यहाँ पर, अगर वेज बी के ऊपर किसी एक सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हमें पता है, तो उसके अपोजिट वाले साइड पे भी फ्रिक्शन फोर्स उसी डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर भी ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे को उल्टा नहीं यूज हो सकता। अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो यहाँ से कभी भी फ्रिक्शन फोर्स नीचे नहीं आएगा। इतना समझ लो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। ये जो अभी मैंने फ्रिक्शन फोर्स ड्रॉ किया है उसको नेमिंग क्या देना होगा, F1 इज इक्वल टू μ1 N1 देना होगा। μ1 क्या लिया हुआ था, बिटवीन द वेजेस। देखो ये वाला जो स्लैंट सरफेस है उसके नीचे क्या था, वेज ए था, तो F1 क्या दिखाना चाहिए, F1 इक्वल टू μ1 N1। μ1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द वेजेस लिया हुआ था, जिसकी वैल्यू कितनी है, 0.2। ठीक है, और इस वेज के ऊपर कौन सा फोर्सेस रहेगा अपना लिखना दिखाना। फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, उस बॉडी के ऊपर आए हुए सारे फोर्सेस हमें कंसिडर करने होते हैं। तो यहाँ पर एक वेट रह जाता है अपना सेल्फ वेट फॉर वेज बी। ठीक है, तो वो कितना था, 800 न्यूटन, सॉरी 400 न्यूटन था। तो ये 400 न्यूटन यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, साइड में WB भी लिख सकते हैं हम लोग। ये WB इज इक्वल टू कितना लिखा, 400 न्यूटन। सारे फोर्सेस तो इंक्लूड हो चुके हैं वेज बी के ऊपर आने वाले, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक छोटा सा काम बाकी है। वो छोटा सा क्या काम, क्या है अपना, F1 और ये N1 ये फोर्सेस हमें इंक्लाइन दिख रहे हैं, तो उनका हमें पॉजिटिव या फिर सिंपली एक्स एक्सिस के साथ एंगल पता होना चाहिए। वाई एक्सिस के साथ पता हुआ एंगल भी चलेगा, लेकिन मोस्टली अगर हम लोग एक्स एक्सिस के साथ आया हुआ एंगल अगर फॉर्म कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू वाई एक्सिस के साथ एंगल फाइंड आउट करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये पेंसिल से मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। तो हमें क्या करना होगा, ये इस F1 फोर्स का इंक्लिनेशन निकालना है और इस N1 फोर्स का इंक्लिनेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रे लाइन जो अभी मैंने ड्रॉ की है। ये ग्रे लाइन एक्स एक्सिस जैसे लग रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर वेज बी का ये जो इंक्लाइन पार्ट था वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री पे दिया था, 75 डिग्री पे दिया था। राइट, यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर 75 डिग्री दिया हुआ था। तो ये अगर यहाँ पर ये 75 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये लाइन ड्रॉ करने पर ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। और फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री में एंगल बनाते हैं। ठीक है, क्या कहा, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। अगर ये ऊपर का 75 है तो ये नीचे का एंगल कितना हो जाएगा, 15 डिग्री का ऑब्वियसली। तो यहाँ पर मैं पेंसिल से लिख देता हूँ, N1 का इंक्लिनेशन कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ, 15 डिग्री। तो ये पेंसिल से लिखा हुआ है 15 डिग्री, और ऊपर मैं लिख देता हूँ 75 डिग्री। ठीक है, यानी कि सारे फोर्स, ये जो इंक्लाइन फोर्सेस थे, दो ही फोर्सेस थे एक्चुअली यहाँ पर, उनका हमें इंक्लिनेशन मिल गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो उनका नेचर भी देखना, वो किस क्वाड्रेंट में जा रहे हैं। F1 जा रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में और N1 जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कंपोनेंट कैसे रहेंगे फोर्स के, मतलब एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों पॉजिटिव हो गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट निगेटिव आएगा, वाई कंपोनेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना लेने के बाद हमें क्या करना है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करनी है, जो कि हम लोगों ने इक्विलिब्रियम चैप्टर में सीखा हुआ है। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है, समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 लो और उसके बाद समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 लो। ये दोनों कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करने पर हमें इक्वेशंस मिलेंगे। उन इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पर यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर आए हुए अननोन्स कौन सा, N1 और N2, वो हमें मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ये देखो यहाँ पर क्या लिखा, लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कौन से आए हुए हैं इस डायग्राम के अंदर, F1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा और ये N1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। N2 इटसेल्फ हॉरिजॉन्टल है, अलोंग एक्टिंग
अलॉन्ग निगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस n2 लिख दिया क्योंकि वो उसका डायरेक्शन निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, और ये n1 जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसा रहेगा, प्लस रहेगा। तो ये n1 कॉस कितना लिखना है हमें, 15 लिख देना है। और f1 का एक्स कंपोनेंट कैसे रहेगा, निगेटिव, तो ये माइनस f1 कॉस कितना लिखेंगे, 75 लिखेंगे, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके अलावा कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं आ रहा है, या फिर उनका किसी फोर्स का कंपोनेंट नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये माइनस n2 पीछे एज इट इज रखा, तो ये प्लस n1 भी एज इट इज रखा, कॉस 15 भी एज इट इज रखा, माइनस f1 कितना था, μ1 n1 लिखा हुआ था ना हम लोग, तो ये μ1 n1 लिख देता हूँ, कॉस 75 लिख दिया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पीछे माइनस n2 फिर से एज इट इज प्लस n1 लिख दिया, कॉस 15, ठीक है। μ1 की वैल्यू कितनी थी, 0.2 ये वैल्यू थी, तो ये 0.2, फिर से n1 अननोन, ये कॉस 75 और ये इक्वल टू 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, पेंसिल से अंडरलाइन कर देता हूँ। हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर n1 दिख रहा है, ये n1 और साथ में ये n1, ठीक है। इस n1 को मैं एज अ कॉमन बाहर ले सकता हूँ, तो ये माइनस n2 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस n2 लिखा, प्लस जो अंडरलाइन किया वो n1 कॉमन बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा फिर, कॉस 15 माइनस 0.2 कॉस 75 बचेगा, ठीक है। राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अभी जो राउंड ब्रैकेट के अंदर टर्म आया हुआ है उसको कैलसी से कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी रहेगी। वो रहेगा कोएफिशिएंट फॉर दिस n1 अननोन। ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म की वैल्यू हमें मिलेगी 0.9141, तो हमें डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखने होंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.91 n1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखा, 0.91 n1 लिख दिया, 91 लिखना था ना, तो ये 9, चलो इसको मिटा ही देता हूँ, माइनस n2 लिख दिया, प्लस 0.91 n1 लिखना था, ठीक है, इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0 रहेगा। इतना याद रखो, हमेशा मैकेनिक्स के अंदर कैलकुलेशन करते हो तो आपका कैलसी का मोड डिग्री मोड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो दिख रहा है डी, वो डी होना चाहिए। कभी कभी गलती से वो आर भी हो जाता है किसी का, तो आर अगर हो जाएगा तो सारे आंसर्स आपके रॉन्ग हो जाएंगे, चेक करना ज़रूरी है। हमेशा कैलसी से डिग्री मोड होना चाहिए, ठीक है, मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल्स करते वक्त। इतना हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। अभी हमें कंडीशनल इक्वेशन यूज़ करनी है समेशन एफ ऑफ वाई वाली, तो यहाँ पे लिख देंगे लेट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो वर्टिकल फोर्सेस कौन से दिख रही है, -400 ऊपर से नीचे आते हुए, और ये प्लस F2 नीचे से ऊपर जाते हुए, तो प्लस F2 हमें लिखना होगा, तो ये F2 लिखा पहले, तो उसके बाद -400 लिख दिया, ठीक है, -400 और प्लस F2 कर दिया। उसके बाद देखो ये n1 फोर्स जा रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका y कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट कैसे रहेगा, प्लस रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस n1 साइन 15 होगा, ठीक है, प्लस n1 साइन 15 लिख दिया। उसके बाद F1 फोर्स इंक्लाइन दिख रहा है हमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में वर्टिकल कंपोनेंट या फिर y कंपोनेंट कैसा रहेगा, प्लस आएगा, तो उसको क्या लिख देंगे, प्लस F1 साइन कितना लिखना है हमें, 75 डिग्री लिखना है, ठीक है। यहाँ पर डिग्री का नोटेशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर लिखा तो भी चलेगा। और कोई वर्टिकल फोर्स है क्या डायग्राम के अंदर, देख लो, इनका था, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 थे, चारों फोर्सेस थे, तो 1 2 3 4 चारों इंक्लूड हो चुके हैं, तो इज इक्वल टू क्या करना चाहिए, अभी 0 करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग F2 को क्या मेंशन कर सकते हैं, μ2 n2 मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये μ2 n2 मेंशन कर दिया, -400 राइट साइड चला जाएगा तो उसको +400 लिखना होगा। यहाँ पे आगे क्या आएगा, प्लस n1 साइन 15 आ जाएगा, ठीक है। F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ1 n1 होगी, तो ये μ1 n1 लिखा, आगे क्या लिखा, साइन 75 लिख दिया, इज इक्वल टू क्या लिखना है हमें, 400 लिखना है, ठीक है। तो μ2 की वैल्यू कितनी थी, μ2 की वैल्यू देखो, ऊपर से हमें μ2 की वैल्यू कितनी दिख रही है, 0.25, और साथ में μ1 की भी वैल्यू देख लेते हैं। μ1 की वैल्यू है 0.2, ठीक है, तो वो वैल्यू हम लोग यहाँ पर यूज़ कर देंगे। μ2 कितना था, 0.25, तो यहाँ पर क्या लिखना है, 0.25 लिखना है, तो ये 0.25 n2 लिख दिया, प्लस n1 एज इट इज रहेगा, n1 साइन 15, उसके बाद क्या लिखना है, μ1 कितना था, 0.2, आगे n1 साइन 75 इज इक्वल टू रहेगा 400, ठीक है। यहाँ पे देखो ये n1 और यहाँ पर का n1 उसे हमें कॉमन यूज बाहर लेना है, तो आगे के इक्वेशन बनाते वक्त क्या लिखना होगा, ये 0.25 n2 लिखना होगा, प्लस n1 कॉमन बाहर ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, साइन 15 प्लस 0.2 साइन 75 राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो यहाँ से राउंड ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म को हमें फाइंड आउट करना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, ये 0.25 n2 एज इट इज लिख दिया, प्लस
ये इसको देखो राउंड ब्रैकेट के जो अंदर जो टर्म आया हुआ है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसकी वैल्यू कितनी बनती है। वो जो राउंड ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 0.45, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखने होते हैं, तो उसकी वैल्यू हमें मिली है 0.45, तो ये 0.45 लिख दिया। साइड में क्या रहेगा, N1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये 400 वैल्यू रहेगा, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये जो इक्वेशन हमें दिख रहे हैं, दो इक्वेशन 1 और 2, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2 इतना लिख देना है, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 डायरेक्टली लिख देंगे, वही गेट। तो पहला क्या मिलेगा हमें, N2 मिलेगा। यहाँ पर भी N2 लिखा है, यहाँ पर भी N2 लिखा है। तो पहला इक्वेशन सॉल्व करने पर आएगा N2 इज इक्वल टू, और दूसरा हमें मिल जाएगा N1, ये जो नॉर्मल रिएक्शन थे N1 N2, इनकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट से। वैल्यू कितनी आती है वो लिख देंगे। हमें N2 की वैल्यू मिलेगी 537.269, लेकिन हम लोग उसे लिखते वक्त क्या लिखेंगे, 537.27 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, 537.27 लिख देना है। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखने हैं और दूसरा वाला डिजिट राउंड अप कर देना होगा अगर तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो, ठीक है। तो ये क्या था, डेसिमल पॉइंट क्या गया, 0.269 था, तो 6 का हम लोगों ने 7 लिख दिया, ठीक है। यूनिट लिखना ज़रूरी है, तो लास्ट में क्या लिख देंगे, न्यूटन लिख देंगे। और साथ में N1 की भी वैल्यू अब मिलेगी हमें। तो N1 कितना लिखना होगा, 590.41 लिखेंगे। 590 पॉइंट, ये 0 लिख दिया बड़ा सा, 0.41 लिख देना, साथ में यूनिट भी लिख देंगे, दैट इज न्यूटन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम फॉर वेज ए कर देना है। देखो यहाँ पर लिख दिया है नीचे, तो नाउ ड्राइंग ए बॉडी फॉर वेज ए। इसके बाद देखो वेज ए का शेप ड्रॉ कर लेंगे। वेज ए का शेप बना रहा हूँ, ये इस तरीके से लाइन, ये वर्टिकल लाइन, जहाँ पर ये पी अननोन फोर्स हमें फाइंड आउट करना था, ये ग्राउंड, वेज ए के लिए ग्राउंड वाला पार्ट, ठीक, ग्राउंड के साथ टच होने वाला पार्ट, और ये इंक्लाइन सरफेस जो कि वेज बी के साथ टच पे था, ये वेज ए बना लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो देखो वेज ग्राउंड, वेज ए को ये भी लिख लेता हूँ, वेज ए को ग्राउंड से एक नॉर्मल रिएक्शन आने वाला था, ये नॉर्मल रिएक्शन बना दिया, जिसे हम लोग अभी लिख देंगे N3 से, ठीक है। इतना आया समझ में, ये N3 लिख दिया जो कि वर्टिकली अप साइड रहेगा, ठीक है। N3 हो गया ये 3 सफिक्स की पोजीशन में होना चाहिए, 3 ऐसा कॉर्नर में होना चाहिए, ठीक है। N के साइड में नहीं होना चाहिए था, ये N3 लगा दिया। अभी देखो यहाँ पर ये वाला सरफेस, ये जो इंक्लाइंड सरफेस है वेज ये के, ये वाले इंक्लाइन सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स हो रहा था ड्यू टू वेज बी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा पहले, तो वो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन कैसे दिखाना चाहिए, परपेंडिकुलर दिखाना चाहिए टूवर्ड द सरफेस, और यहाँ पर उसका डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड द सरफेस ही होगा, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन सेम नेम का ही रहेगा बिटवीन द वेज ए एंड बी। जो नॉर्मल रिएक्शन हम लोगों ने क्या लिया था, ऊपर N1 लिया था, तो यहाँ पर भी सेम N1 ही नेमिंग देना होगा। यहाँ पर देखो अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करना है या फिर समझ लेना है। वेज बी के ऊपर इस इंक्लाइन सरफेस से फ्रिक्शन फोर्स कैसे जा रहा था, ऊपर की तरफ जा रहा था। तो यही सरफेस वेज ए के साथ भी टच में था, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने क्या से सेपरेट कर दिया फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त। तो वेज ए के ऊपर भी ये इंक्लाइन सरफेस आने वाला है जो कि वेज बी के साथ टच में था, लेकिन यहाँ पर वेज बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर जा रहा था, तो हमें वेज ए के ऊपर ये जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो काउंटर बैलेंस करने वाला लेना होगा। इसका मतलब उसका डायरेक्शन हमें अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर वेज ए के ऊपर जो पार्ट इंक्लाइन पार्ट वेज ए का वेज बी के साथ अटैच में था, टच में था, वेज बी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर जा रहा था इस इंक्लाइन प्लेन पे। तो वेज ए के ऊपर सेम फ्रिक्शन फोर्स हमें कैसे दिखाना है, अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना है, यानी कि काउंटर बैलेंस करने वाला दिखाना है, ठीक है। तो वो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स कैसे दिखा देंगे, हम लोग नीचे की तरफ दिखा देंगे, और उसको नेमिंग क्या रहेगी, F1 इक्वल टू क्या रहेगा, वो म्यू1 N1 ही रहेगा। यहाँ पर देखो N1 ये फोर्स भी काउंटर बैलेंस हो चुका है, क्योंकि बी वाले वेज के ऊपर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हम लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लिया था। तो अभी कैसे लिया, ये नीचे की तरफ लिया है, यानी कि ऊपर की तरफ पहले लिया था वेज बी के लिए, और वेज ए के लिए हम लोग नीचे की तरफ ले रहे हैं। इसका मतलब ये काउंटर बैलेंस हो रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, और ये फ्रिक्शन फोर्स भी काउंटर बैलेंस कर दिया, क्योंकि वेज बी के ऊपर इंक्लाइन प्लेन के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा था। तो वेज ए के ऊपर इंक्लाइन प्लेन में इंक्लाइन सरफेस पे वेज ए के ऊपर आया फ्रिक्शन फोर्स हम लोगों ने कैसे लिया, अपोजिट डायरेक्शन लिया, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू सेम रहेगी F1 इक्वल टू म्यू1 N1 ही रहेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल रिएक्शन रहेगा। अभी देखो और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्री बॉडी डायग्राम बनाते वक्त वेजेस के प्रॉब्लम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और एक बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, देखो वेज ए के ये वाले सरफेस पे फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है, जहाँ से हमें पता चल के कि फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन क्या लेना था। लेकिन
वेज ए के साथ ये वाला सरफेस जो कि अटैच है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स हो रहा था, यहाँ पर भी फ्रिक्शन हो रहा है ग्राउंड की वजह से, तो और ये दोनों सरफेसेस ये इस पॉइंट पे कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर कनेक्टेड पॉइंट के ऊपर फ्रिक्शन हो रहा है, क्या कहा, अगर ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस कनेक्टेड पॉइंट पे जो कि कनेक्टेड है ना कहाँ पर, तो अगर ऐसे सरफेस पे फ्रिक्शन हो रहा है तो उनका डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द पॉइंट ही आएगा, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से इस पॉइंट की तरफ अगर फ्रिक्शन हो रहा है तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन कैसे दिखाना चाहिए हम लोगों ने, टूवर्ड्स द पॉइंट ही दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो अभी मैंने ड्रॉ किया है वो है अपना फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड से मिलने वाला वेज ए के ऊपर, जिससे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे F3 से। तो F3 इक्वल टू क्या लिखना होगा हमें, μ3N3 लिखना होगा, ठीक है। और इस वेज ए के ऊपर आया हुआ उसका सेल्फ वेट हमें कंसिडर करना होगा, जो कितना होगा 800 न्यूटन। यहाँ पे लिख देंगे WA इज इक्वल टू 800 न्यूटन लिख दिया। और ये P जो अननोन फोर्स है, मिनिमम वैल्यू ऑफ P जो हमें फाइंड आउट करना होगा, वो यहाँ से उसका भी डायरेक्शन हमें दिखाना होगा एज इट इज़, ठीक है। तो यहाँ पर वेज ए के अंदर आए हुए सारे फोर्सेस हमने कंसिडर कर लिए। नॉर्मल रिएक्शन जो N1 था और जो फ्रिक्शनल फोर्स F1 था, जो कि ये इंक्लाइन फोर्सेस दिख रहे हैं हमें वेज ए के अंदर भी, उनका इंक्लिनेशन चेंज नहीं होगा एक्स के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो उनका इंक्लिनेशन सेम ही रहेगा जो कि हम लोगों ने पिछले फ्री बॉडी डायग्राम में निकाला हुआ। तो N1 का इंक्लिनेशन कितना आया था 15 डिग्री, तो यहाँ पर मुझे 15 डिग्री दिखाना है। N1 का इंक्लिनेशन चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 15 डिग्री शो करेंगे, लेकिन इस बार N1 किस क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, N1 एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। पहले N1 किस क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अभी N1 एक्ट कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। और पहले F1 एक्ट कर रहा था सेकेंड क्वाड्रेंट में, अभी यहाँ पर F1 क्या दिख रहा है, एक्टिंग इन फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ पर F1 का भी इंक्लिनेशन लिख देंगे, दैट इज 75 डिग्री। तो ये 75 पेंसिल से मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और ये ऊपर N1 का इंक्लिनेशन कितना बन रहा है 15 डिग्री, तो वो भी यहाँ से पेंसिल से लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ये फ्री बॉडी डायग्राम कंसिडर कर हमें उसके नॉर्मल कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई कर देनी, यानी कि समेशन एफ ऑफ एक्स और समेशन एफ ऑफ फाइंड आउट कर अननोन्स क्या रहेंगे इसके अंदर, N3 और ये P, ये जो फोर्स अननोन रहेंगे उनकी वैल्यू निकाल देनी है। N1 की वैल्यू हमें तो पता चल गई थी, देखो ऊपर हम लोगों ने N1 की वैल्यू निकाली हुई है 590.41, ठीक है। देखो यहाँ पर लिख देंगे लेट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, समेशन एफ एक्स कर देना पहले, एक्स वाला तो काम किया नहीं। लेट समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो डायग्राम के अंदर आए हुए हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखो कौन से, ये प्लस पी एक्टिंग अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो प्लस पी लिख देता हूँ पहले तो। उसके बाद कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये F3 वाला भी है, तो प्लस F3 लिख देंगे। इसके बाद N1 इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट रहेगा जो कि नेगेटिव एक्सिस के ऊपर आएगा, क्योंकि N1 इज एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो क्या लिखेंगे माइनस N1 कॉस कितना लिखना होगा 15 लिखना होगा। ये F1 जा रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, प्लस होता है, तो क्या लिखना होगा प्लस F1 कॉस 75 लिखना होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कंसिडर कर लिए, ये P लिया, N1 का एक्स कंपोनेंट ले लिया जो कि नेगेटिव एक्सिस जा रहा है, तो ये माइनस N1 कॉस 15 होगा। F1 भी ले लिया जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसे रहेगा, प्लस होगा, ठीक है। ये रिजोल्व करने वाला कंसेप्ट हम लोगों ने कोप्लेनर चैप्टर में सीखा हुआ है। अगर नहीं आता है तो कोप्लेनर चैप्टर के अंदर फोर्सेस को कैसे रिजोल्व करते हैं वो वाला पॉइंट आप लोग एक बार चेक कर लो, ठीक है। और साथ में ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आने वाला F3 फोर्स भी हम लोगों ने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो ये प्लस F3 लिखा हुआ है, इक्वेशन बना दिया। तो यहाँ पर देखो P फोर्स एज इट इज रहेगा, प्लस F3 का मतलब क्या होगा μ3N3 रहेगा, तो ये μ3N3 लिख देता हूँ, माइनस N1 और ये प्लस F1, इनकी वैल्यू हमें पता है, तो N1 कितना लिखना चाहिए माइनस N1 की वैल्यू देखो यहाँ से कितनी हो रही है 590.41 हो रही है, तो वो लिख दूंगा मैं 590.41 लिख दिया। साइड में क्या रहेगा cos 15 होगा, प्लस F1 का मतलब क्या होता है μ1 N1 होता है, तो ये μ1 लिख देता हूँ और ये N1 भी लिख देता हूँ शुरुआत में, cos 75 लिख दिया इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक इक्वेशन बनेगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर μ1 N1 लिख दिया, उसकी जगह पे मैं डायरेक्टली वैल्यू यूज़ कर सकता था, लेकिन μ1 N1 लिख दिया है। उसको लिखने पर जो भी वैल्यू होती है उसको आगे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लेफ्ट साइड में P एज इट इज, प्लस μ3 की वैल्यू कितनी थी देख लो, μ3 की वैल्यू थी अपने पास क्वेश्चन के अंदर 0.3 थी, तो वो 0.3 यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। 0.3 साइड में रहेगा, ये N3 रहेगा, माइनस 590.41 cos 15, आगे आएगा ये प्लस आएगा, प्लस के आगे हमें μ1 यूज़ करना है 0.2, N1 यूज़ करेंगे हम लोग 590.41, साइड का ये रहेगा cos 75 इज इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो नंबर हमें दिख रहा है ना पूरा, जो कि मैंने पेंसिल से अंडरलाइन कर दिया है,
उसे हमें फाइंड आउट कर देना है और उसकी वैल्यू जो भी होगी उसको हम लोग राइट साइड पे लिख देंगे, ठीक है, साइन अपोजिट कर अगर यहाँ पर ये माइनस आ रहा है तो उसका साइन राइट साइड में जाएगा तो क्या लिखना होगा, प्लस लिखना होगा। तो वो वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, -590.41 cos 15 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस 0.2 इंटू 590.41 और cos 75 आया हुआ है, cos 75, ठीक है। उसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी, लेफ्ट साइड में कितनी आएगी, उसकी वैल्यू 539.73 आएगी, जो कि राइट साइड पुट करने पर क्या लिखना होगा, प्लस में लिखना होगा, ठीक है। देखो ये सब अंडरलाइन वैल्यू, इस वैल्यू की कितनी आ जाएगी, -539.73, ठीक है, जिसको हम लोग राइट साइड में पुट करने पर क्या लिखना होगा, प्लस में लिखना होगा। तो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, ये P प्लस 0.3N3 और इक्वल टू में हम लोग क्या लिख देंगे, 539, जो अब आंसर अभी मिला है राइट साइड में जाएगा तो वो प्लस में लिखना होगा 539.73, ठीक है, जिसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 से रिप्रेजेंट कर लिया इसको। इसके बाद हमें समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0 ये वाला कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करना होगा, लेट समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। वेज ए के लिए देखो फ्री बॉडी डायग्राम ये था अपने पास। अभी वर्टिकल फोर्सेस कंसिडर करने हैं सारे, तो ये N3 नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये प्लस N3 लिखना होगा, -800 न्यूटन ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये 800 न्यूटन लिख दिया। N1 का वर्टिकल कंपोनेंट निगेटिव रहेगा तो ये -N1 कितना लिखेंगे हम लोग, साइन 15 कर देंगे। और F1 का भी वर्टिकल कंपोनेंट कैसा रहेगा, निगेटिव रहेगा, तो ये निगेटिव रहेगा तो ये -F1 करना चाहिए था, गलती से प्लस हो गया था, तो ये -F1 वर्टिकल कंपोनेंट का एंगल क्या आएगा, साइन 75 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या लिखना है, हमें 0 लिखना है। तो सारे वर्टिकल फोर्सेस कंसिडर कर लिए। F1 का वर्टिकल कंपोनेंट निगेटिव, N1 का भी निगेटिव, ये निगेटिव, और ये कैसा रहेगा, सिर्फ N3 रहेगा पॉजिटिव में, ठीक है, बाकी तीनों फोर्सेस कैसे रहेंगे, निगेटिव रहेंगे, इक्वल टू 0 पुट कर दिया है। आगे N3 का मतलब क्या था, μ3 N3 लिखना था, सॉरी N3 का मतलब μ3 N3 नहीं होगा, वो F3 के लिए होता है। यहाँ पे सिंपली ये N3 ही रहेगा, पीछे ये N3 रहेगा। -800 राइट साइड में प्लेस कर देंगे तो उसको +100 लिखना होगा। यहाँ पर ये N1 लिख देते हैं एज इट इज, साइन 15 ये एज इट इज लिख दिया, ठीक है। ये -F1 का मतलब क्या होगा, μ1 N1 होगा। F1 का मतलब साइड में आया हुआ ये साइन 75 इज इक्वल टू क्या, 800, जो कांस्टेंट था फोर्स लेफ्ट साइड में माइनस में, उसको राइट साइड में प्लेस कर दिया, जो कि हम लोगों ने फिर +800 लिखा। N3 हमें फाइंड आउट करना होगा, तो ये N3 एज इट इज रहेगा। N1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, कितनी आई थी, देखो 590.41 आई थी, ये N1 की वैल्यू, जो कि प्रीवियस पेज पे निकाली हुई थी 590.41। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 590.41 साइन 15 रहेगा, ठीक है। μ1 कितना था, 0.2 था, तो ये 0.2, N1 कितना था अभी यूज किया है 590.41, और साइड में रहेगा साइन 75 इज इक्वल टू क्या यूज़ करेंगे हम लोग, 800 न्यूटन, ठीक है। तो देखो ये जो भी लेफ्ट साइड में नंबर दिख रहा है उसको मैं राइट साइड में लेके जाऊंगा, तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, N3 मिल जाएगा, ठीक है। लेफ्ट साइड में ये दोनों फोर्सेस कैसे दिख रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव दिख रहे हैं, उनका वैल्यू भी नेगेटिव आ जाएगा, और राइट साइड में ऐड करेंगे तो क्या, वो 800 के साथ ऐड करने पर हमें फाइनल आंसर N3 इस नॉर्मल रिएक्शन का जितना होगा वो मिलेगा। N3 मिलने के बाद इक्वेशन नंबर 3 से हमें अननोन फोर्स जो P पूछा गया था वो भी मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग ये वाले फोर्स को कैलकुलेट कर लेते हैं, सॉरी ये वाली वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कोई फोर्स नहीं है, ये जो वैल्यू है वो उस वैल्यू से हमें N3 ये नॉर्मल रिएक्शन मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर N3 की वैल्यू मिलेगी 1066.87, ठीक है, जिसको हम लोग यूनिट भी लिख देंगे न्यूटन। क्या किया, ये जो नंबर सब कुछ कैलकुलेट किया है वो उसको राइट साइड में प्लेस कर दिया, तो उसकी वैल्यू चेंज कर प्लस लिख दी। इसका आंसर कितना आ रहा था, -266 समथिंग आ रहा था। देखो बैक साइड में जाने पर 266 है, -266.87 मिल रहा था। ये जो भी अंडरलाइन किया हुआ टर्म है ना, ये इसका आंसर -266.87 आया था, जो कि राइट साइड जाएगा तो प्लस होगा। 800 में ऐड करने पर उसकी वैल्यू N3 की वैल्यू कितनी बनती है, 1066.87, ठीक है। देखो यहाँ पर P मिसिंग है, यानी कि P का कोफिशिएंट नहीं है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, सॉल्विंग इक्वेशन 3 और 4 डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करके P को फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर N3 की आई हुई वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट करने पर हमें P की वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद हमें लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, डायरेक्टली P की वैल्यू जो आएगी वो लिख देना होगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक है। देखो इक्वेशन नंबर 4 में N3 मिल चुका है, आया हुआ N3 अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो हमें P की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्टली लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट P इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमें, 219.6
6 7 मिल जाएगा। ठीक है, इसको कर लेंगे अंडरलाइन और लास्ट में यूनिट लिख देंगे न्यूटन। देखो एक्चुअल आंसर मतलब आंसर हमेशा कैसे रहेंगे, अप्रोक्सीमेट आएंगे आप लोगों को। मैकेनिक्स के अंदर कभी भी आंसर एक्यूरेट नहीं होते, वो अप्रोक्सीमेट ही होते हैं, क्योंकि कोई कोई क्या करता है डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आंसर लिखता है, या फिर 2 डिजिट तक लिखता है, या फिर 4 डिजिट तक भी लिखता है। लिखने वाले ऐसे भी रहेंगे। अगर ये सेम आंसर किसी को 221 पॉइंट समथिंग मिलता था तो भी ये सही आंसर कंसिडर किया जाता था, क्योंकि मैकेनिक्स के अंदर सिर्फ स्टेप्स को दिखा जाता है, और ये आंसर तो वो लोग भी जानते हैं कि अप्रोक्सीमेट आएगा, हमेशा कभी भी एक्यूरेट नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ हम लोग लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।